नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, काफी आसान कंसेप्ट है इसका और 4 मार्क्स के लिए डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आता है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और इस बात की गारंटी मेरी है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो 4 मार्क्स आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। बहुत आसान तरीका से मैं समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। अगर आपने वेक्टर स्पेस का नाम भी नहीं सुना ना, तब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उस बात की मेरी गारंटी है। बट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान लगा करके फोकस से इस वीडियो को देखना होगा और वीडियो को एंड तक देखना होगा। ठीक है, अब एक चीज मैं बता दूं, जिन्होंने वेक्टर स्पेस का नाम भी नहीं सुना या फिर वेक्टर स्पेस में कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करना, बस इस वीडियो को एंड तक देखना और कुछ चीजें शुरू में समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो वहां पे पेशेंस रखना। लास्ट तक जाते जाते आपको सब चीज समझ में आएगा, वो मेरी गारंटी है। लेकिन शुरू में कुछ चीज ऐसा होगा जो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वहां पे बने रहना। तो चलिए हम बिना टाइम के वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत एनर्जी लगता है यार, तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और अपने फ्रेंड के साथ ऐसी वीडियो को शेयर किया करो जिससे वो भी पास हो जाए, अच्छे मार्क्स वो भी स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आज पढ़ने के वाले हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले जैसे आपको लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, वो मैं बताता हूं। फॉर्मूला बोल रहा है K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 प्लस डॉट 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 Kn Vn इक्वल टू 0। ये क्या है बोल रहा है, अभी समझ में आएगा, अभी आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो K है, K1 है, K2 है, K3 है, अगर इन सभी की वैल्यू 0 हो रही है, इन सभी की वैल्यू 0 हो रही है, तो वैसे में हम बोल सकते हैं कि जो हमको सिस्टम दिया गया है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर K1 K2 K3 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अभी आप पेशेंस रखो, समझ में आएगा चीजें, उसकी गारंटी मेरी है। देखो यहाँ पे जो हमने K लिखा है ना, वो K हमारा स्केलर है। स्केलर का मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जैसे 3, 4, 5, -3, -2, -3/2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो K हमारा एक स्केलर है। यहाँ पे जो V1 V2 V3 Vn लिखा हूँ, ये वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये कैसे क्या है आगे समझ में आएगा, अभी सुनते जाओ। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए हम 2 कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट का और लीनियरली इंडिपेंडेंट का। तो आपको ध्यान में केवल लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला रखना है। जैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला ध्यान रखेंगे ना, तो डिपेंडेंट वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है कि K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे K1 K2 K3 की अगर वैल्यू 0 होती है, सभी K जितने भी यहाँ पे K यूज किए गए हैं, सभी K की अगर वैल्यू 0 होती है, तो उस केस में एक इंडिपेंडेंट होगा। अगर K की वैल्यू 0 नहीं होती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं 4 K है, K1 K2 K3 K4, और उसमें से 3 की वैल्यू 0 हो रही है, 1 की वैल्यू नॉन 0 हो रही, तब भी वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो बस आपको ध्यान में ही रखना है कि K1 K2 K3 जितनी भी K है ना, सभी की अगर वैल्यू 0 है तो ही जाके वो इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आपने पहला कंसेप्ट सीख लिया। दूसरा आपको मैं बता दूं, होमोजीनियस सिस्टम का यहाँ पे यूज होने वाला है। तो अगर आपको होमोजीनियस सिस्टम पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ये भी मैं आपको समझा देता हूं। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे हमको कुछ इक्वेशन दी गई है। जैसे हमको यहाँ पे 3 इक्वेशन दी गई है। यहाँ पे x + 2y + 3z इक्वल टू 0, 2x + 3y + 3z, ऐसे करके हमको 3 इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ पे इक्वेशन में आप देखोगे तो इक्वल टू के बाद 0 लिखा गया है, यहाँ पे भी इक्वल टू के बाद 0 लिखा गया है, यहाँ पे भी इक्वल टू के बाद 0 लिखा गया है। इक्वल टू के बाद अगर 0 लिखा गया है ना, तो इसका मतलब है कि वो होमोजीनियस सिस्टम है। अगर यहाँ पे इक्वल टू 2 होता, इक्वल टू 3 होता, तो हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो जाता। ठीक है, तो आपके पास हो सकता है यहाँ पे, अब देखो मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशन लिया है, हो सकता है आपको 2 इक्वेशन दिया जाए, 3 इक्वेशन दिया जाए, या फिर 4 इक्वेशन दिया जाए, उससे मतलब नहीं है। आपको बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होमोजीनियस सिस्टम। अब होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, होमोजेनियस सिस्टम में दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन उसका आएगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए होमोजेनियस सिस्टम है, उसके 2 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नहीं, तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो रैंक होगा ए मैट्रिक्स का, वो अननोन के अगर बराबर होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे अननोन क्या है, अननोन देखिए हमारा XYZ, यहाँ पे सभी में क्या कॉमन है, मतलब कौन सा वेरिएबल यूज किया गया, XYZ। तो हमारे पास यहाँ पे कितने अननोन है, 3। कौन कौन से, XYZ। तो अगर हमारा रैंक अगर मैं A का निकालूंगा, अगर 3 के बराबर आता है, तो मैं बोलूंगा कि यूनिक सॉल्यूशन है।
अगर मान लीजिए मैंने रैंक निकाला और रैंक अननोन से कम आ जा रहा है, एन का मतलब अननोन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे कितना एक्स वाई जेड, हमारे पास 3 वेरिएबल है, मान लेते हैं हम रैंक जब ए का निकाले तो 2 आ गया, तो उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रैंक जो है हमारा कम है किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से, ठीक है। तो अभी हम ये जब आगे करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, बस अभी सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट होगा, तीसरा क्या है, तीसरा में आपको ध्यान रखना है एक्लोन फॉर्म। आपने फर्स्ट यूनिट जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, नहीं तो मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो डाला है कि एक्लोन फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक्लोन फॉर्म आता है तो बहुत ही अच्छी बात, अगर आपको एक्लोन फॉर्म नहीं आता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्लोन फॉर्म के वीडियो का लिंक दे देता हूँ, सबसे पहले आप वो देख लो तब इस वीडियो को देखो, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है ना एक्लोन फॉर्म पे डिपेंड करता है, तो आपको एक्लोन फॉर्म आना चाहिए। तो ये चीजें हो गई, आई होप सो आपको इतना चीजें पता चल गया होगा। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने क्वेश्चन ले रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन बोल रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। आपको यहाँ पे कुछ वेक्टर दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे एक यहाँ पे वेक्टर दिया गया है, एक दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, ऐसे 4 वेक्टर दिए गए हैं। जो यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों ए वेक्टर होता है, ठीक है। तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है और ए वेक्टर ए है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो वेक्टर दिए गए हैं ना इनका नेम दे दो। नेम कैसे दोगे, जैसे जो पहला है ना उसको V1 बोल दो, तो बोलो V1। यहाँ पे आप लिख दो कि हम लेट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि V1 इक्वल टू 1, 2, -1, 0। पहले वाले को V1 बोल दो, दूसरे को V2 बोल दो, तीसरे को V3 बोल दो, चौथे को V4 बोल दो। हमारा V1 हो गया, हम इसको V2 बोल देंगे, इसी प्रकार से इसको V3 बोल देंगे और इसको हम V4 बोल देंगे। तो इसको हमने V1 बोला, इसको V2, इसको V3, इसको V4, इतना हमारा हो गया। इतना हो गया। इतना करने के बाद दोस्तों आपको स्केलर यहाँ पे एज्यूम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखिए लेट K1, K2, K3, K4 आर स्केलर। अब देखो हमको कैसे पता चला कि K4 तक ही जाना, मैं K4 पे ही क्यों रुक गया, क्योंकि देखिए आपको स्केलर उतने ही एज्यूम करने हैं जितना यहाँ पे वेक्टर दिया गया होगा। तो यहाँ पे कितने वेक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 वेक्टर दिए गए हैं, तो हमको 4 स्केलर भी एज्यूम करने होंगे। सिंपल दिमाग में एक ही फंडा रखो, जितने वेक्टर उतने स्केलर। तो यहाँ पे 4 वेक्टर तो 4 स्केलर आ गए, खत्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 डॉट KN VN इक्वल टू 0। अब आपको इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना। आप कैसे अप्लाई करोगे ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं फॉर्मूला जो भी है ना, हम उसको लिख रहे हैं K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 इतना करने के बाद दोस्तों जैसे आपने स्केलर को एज्यूम कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 प्लस KN VN इक्वल टू 0, आपको इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा था उसको लिखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने KN VN लिखा था यहाँ लास्ट में, तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना वो देखना। यहाँ पे आपको देखना कि कितने वेक्टर हैं, 4 वेक्टर हैं, तो यहाँ पे आपको 4 टर्म तक ले जाना, मतलब V4 तक ले जाना। आप कैसे ले जाएंगे, अभी देखो हम यहाँ पे लिखेंगे K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 प्लस K4 V4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उतने ही टर्म तक ले जाना है जितना यहाँ पे वेक्टर दिया गया है। यहाँ पे 4 वेक्टर दिया था तो हम K4 तक ले गए। अगर मान लेते हैं 3 ही वेक्टर होता तो हम K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 तक ही ले जाते, ठीक है। तो आई होप तो ये समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना है। अब कैसे पुट करना है, देखो
यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा था, जो हमको गिवन वेक्टर था हमने उसको नेमिंग किया था, उसके बाद हमने कुछ स्केलर एज्यूम किया था, ठीक है। तो हमारे स्केलर K1 K2 K3 K4 थे। तो स्केलर जहाँ पे है ना, स्केलर को एज इट इज लिखो। जैसे स्केलर हमारा K1 है तो यहाँ पे इसको एज इट इज रखो, फिर V1 की जगह यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखो। तो क्या है 1, 2, -1, 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, यहाँ पे प्लस लगाओ, फिर K2 को एज इट इज रखो, क्योंकि K2 स्केलर है तो स्केलर को एज इट इज रखते हैं। फिर V2 की जो वैल्यू है उसको लिख लो। V2 की वैल्यू क्या है 1, 3, 1, 2। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर यहाँ पे K3 लिखा है तो K3 लिखो, फिर K3 के बाद यहाँ पे V3 है तो V3 की वैल्यू यहाँ पे लिख लो 4, 2, 1, 0, हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस लिखो, फिर K4 को एज इट इज कॉपी करो, K4 ऐसे लिखो, फिर V4 की जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है उसको पुट कर लो 6, 1, 0, 1। उसके बाद इक्वल टू लगा तो इक्वल टू लगाओ, उसके बाद 0 लिखा तो 0 लिखो, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे देखो, आपको जब भी मल्टीप्लाई करना है ना, देखो यहाँ पे हमारे पास स्केलर है और ये हमको वेक्टर है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो हमको K1 दे रखा है सभी से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो K1 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो K1 × 1, फिर कॉमा है तो कॉमा लगाओ, फिर 2 है तो 2 को K1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2K1, ठीक है। फिर कॉमा लगाओ, फिर यहाँ पे -1 है तो -1 × K1 क्या हो जाएगा -K1, फिर 0 को K से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट बंद कर लो, खत्म। यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस लगाओ, फिर K2 है तो K2 को सभी से मल्टीप्लाई कर दो। तो K2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा K2, फिर कॉमा लगा तो कॉमा लगाओ, K2 का मल्टीप्लाई 3 से करो तो 3K2, फिर K2, फिर क्या है 2K2। सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ब्रैकेट बंद करो, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे देखना K3 है, K3 को सभी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 4K3, 2K3, फिर 1K3, 1 × K3 करोगे तो K3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे K4 को मल्टीप्लाई करना है सभी एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो एक कितना हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई करना K4 से तो 6K4, 1 से मल्टीप्लाई करो K4, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर कॉमा लगा तो कॉमा लगाओ, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो K4 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया K4। उसके बाद इक्वल टू 0 लगा तो यहाँ पे अभी स्पेस नहीं बचा हुआ है तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ। अब यहाँ पे 0 देखो, यहाँ पे आपको 0 की यहाँ पे 4 बार 0 लिखना। मैं क्यों 4 बार 0 लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ, देखना। यहाँ पे जो 0 है ना ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो हमको यहाँ पे ना 4 0 लेना। अब मेरे को 4 0 कैसे पता चला लेना है, क्योंकि देखो हमारा 0 क्या है, 0 भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे वेक्टर यूज किया गया है, हर एक वेक्टर के अंदर कितने मेंबर है, 4 मेंबर है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी के अंदर 4 मेंबर है। तो इसकी वजह से हमको 4 0 लेना है। अगर मान लो यहाँ पे केवल 3 मेंबर होते तो हम यहाँ पे 3 लेते, अगर यहाँ पे 2 रहते तो 2 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 है तो हम 4 लिए, ठीक है। आई होप तो इतना समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन सभी को ऐड करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गया। अब इसको एडिशन करना है, एडिशन अब करना है, मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे K1 × 1 मैंने लिखा था तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, K1 × 1 K1 ही हो जाएगा। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, K1 ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब इतना हो गया। अब समझो, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी हमने किया, अब हमको एडिशन करना है। एडिशन में हम क्या करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले के साथ जोड़ते हैं, दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तीसरे को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के साथ। पहला दूसरा कैसे पता चलता है वो आप सभी को पता ही है। यहाँ पे देखो एक कॉमा लगा है, कॉमा के पहले जो लिखा है वो पहला हो गया, उसके बाद जो है वो दूसरा हो गया, फिर इस कॉमा के बाद जो है वो तीसरा एलिमेंट हो गया और उसके बाद जो है चौथा है। तो पहले पोजीशन को पहले के साथ ऐड करो, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ। अब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखना कैसे ऐड करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें से फर्स्ट पोजीशन पे कौन लिखा है, K1, तो इसको लिखो K1। उसके बाद इसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखा, K2, और यहाँ पे प्लस लगा तो लिखो प्लस K2। उसके बाद इसमें से भी आपको फर्स्ट पोजीशन को लेना है। हाँ, सभी देखो सभी एडिशन में ना, तो सभी का जो पहला पोजीशन है ना उसको ऐड कर लो। तो K1 + K2 प्लस यहाँ पे क्या है 4K3, तो 4K3 यहाँ पे लिखो,
देन यहाँ पे क्या लिखा है 6K4, तो यहाँ पे प्लस लिखो 6K4, इसके बाद आपको कॉमा लगा देना है। जैसे आप पहले पोजीशन के एलिमेंट को ऐड कर लो उसके बाद कॉमा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंड पोजीशन के एलिमेंट को उठाना है, तो सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या है 2K1, तो लिखो 2K1, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाओ। फिर इसमें से सेकंड पोजीशन पे कौन सा है 3K2, तो 3K2 लिखो। उसके बाद प्लस यहाँ पे है तो प्लस लगा लो। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या है 2K3, तो यहाँ पे लिखो 2K3, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे प्लस लगाना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन सा है K4 है, देखो यहाँ पे K4 है तो आप K4 लिख दो, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनको ऐड करना, तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे क्या है -K1, फिर यहाँ पे क्या है K2, फिर यहाँ पे क्या है K3 और यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे प्लस लगा के 0 लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो फोर्थ पोजीशन के एलिमेंट है उनको ऐड कर लेना है यार। तो फोर्थ पे यहाँ पे क्या है 0, फिर प्लस, फिर 2K2 देन प्लस, देन यहाँ पे 0, ठीक है, फिर यहाँ पे K4, यही है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 0 था तो 0 लिया, यहाँ पे 2K2 0 K4 लिखा। अब उसके बाद कोई एलिमेंट इधर बचा है क्या LHS में, मतलब इक्वल टू के पहले कोई एलिमेंट बचा है क्या, नहीं, मतलब सभी का एडिशन हो गया, मतलब अब आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इक्वल टू 0,0,0, तो आप इसको लिख लो यहाँ पे इधर इक्वल टू 0,0,0,0, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्या करना मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा जो मैंने अभी पीछे लिखा था उसको यहाँ पे कॉपी किया हूँ, बस वही जो आप देख लीजिए, विश्वास नहीं अगर आपको, तो जो मैंने यहाँ पे चीजें लिखा था ना, ये वाले लास्ट लाइन जो लिखा था उसी को मैंने यहाँ पे सिंपली कॉपी किया है, क्योंकि हमको क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करना है और आपको दिखाई दे, इसकी वजह से हमने यहाँ पे उसको एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमको क्या करना उसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए एक कॉमा के पहले जो लिखा, सबसे पहला हमारा एलिमेंट ए है, या फिर इसको बोल सकते हो सबसे पहला घर का मेंबर ए है, ठीक है, जो पहले पोजीशन पे है। जो कॉमा के बाद कॉमा के पहले लिखा है ना वो पहला है। उसके बाद जो इन दो कॉमा के बीच में लिखा है दूसरा पोजीशन का एलिमेंट है, और ये तीसरा एलिमेंट है या फिर मेंबर बोल दो यार, और ये चौथा है, ठीक है। यहाँ पे कितने मेंबर है 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो इक्वल टू के बाद कितने मेंबर है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 0 है, मतलब 4 मेंबर यहाँ पे भी है। आपको क्या करना है, आप देखना यहाँ पे ये हमारा कौन सा साइड है LHS और ये हमारा RHS, और इन दोनों के बीच में इक्वल टू लगा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, हर एक मेंबर को उसको पोजीशन वाइज कंपेयर करना। देखो यहाँ पे पहला पोजीशन पे क्या लिखा है, ए लिखा है, तो इसको हम पहले पोजीशन के साथ इक्वेट कर देंगे। पहले पोजीशन पे क्या है 0, तो अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब अभी आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग LHS एंड RHS, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला एलिमेंट लिखा उसको लिख लेते हैं K1 प्लस K2 प्लस 4K3 प्लस 6K4, और ये इक्वल टू होगा 0 के, ठीक है। पहले को पहले के साथ इक्वेट करो, दूसरे को दूसरे के साथ इक्वेट करो, और तीसरे को तीसरे के साथ इक्वेट करो, चौथे को चौथे के साथ इक्वेट करो, बस यही आपको करना है। तो हमने लिखा कंपेयरिंग LHS एंड RHS, पहले को पहले के साथ, फिर दूसरा क्या हमारा उसको लिख लेते हैं अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, मतलब कौन सा सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम दे रखा है, ठीक है। इसी की वजह से मैंने आपको शुरू में होमोजीनियस सिस्टम पढ़ाया था, तो ये हमको होमोजीनियस सिस्टम दे दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये जो हमको इक्वेशन दे रखे है ना, इससे हमको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। कैसे हम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं AX इक्वल टू B, ठीक है। यहाँ पे A क्या होगा, X क्या होगा, B क्या होगा, वो मैं बताऊंगा, आप ध्यान रखो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे AX इक्वल टू B के फॉर्म में हमको इसको रिप्रेजेंट करना, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखो A इक्वल टू, अब देखो हम सबसे पहले A को लिखेंगे, फिर X को, फिर B को। तो A हमारा, यहाँ पे दोस्तों ए मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या देखना है, यहाँ पे दोस्तों जो K1 K2 K3 K4 है ना, उसका कोफिशिएंट क्या है वही आपको लिखना। तो यहाँ पे K1 का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखो। फिर K2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 लिखो। K3 का क्या है 4 है, तो 4 लिखो। और K4 का क्या है 6 है, तो 6 लिखो, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे K1 का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखो। अब देखो सीक्वेंस में लिखना है, यहाँ पे K1 K2 K3 K4, फिर यहाँ पे K1 K2 K3 K4 सेकेंड इक्वेशन से। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा हूँ, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा हूँ, और यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 लिखना है, ठीक है। फिर थर्ड इक्वेशन में आ जाइए, तो थर्ड इक्वेशन में K1 का कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो यहाँ पे -1 लिखना है।
उसके बाद क्या है, K2 का 1 है तो 1 लिखना है, देन K3 का 1 है तो 1 लिखना है, और यहाँ पे K4 का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे देखो ना पूरा टर्म ही 0, मतलब K4 का कोफिशिएंट भी 0 है तो यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे K1 पूरा K1 ही 0 हो जा रहा है, मतलब इसका कोफिशिएंट कैसा होगा, 0 होगा। K2 का क्या होगा, 2 होगा, 0 है तो 0 लिखो, K4 का क्या है, 1 है तो A आपका मैट्रिक्स A बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपका मैट्रिक्स A बन गया। अब X क्या होता है, OX मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, और X का कोफिशिएंट X मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको क्या लिखना है, जो यहाँ पे K1 K2 K3 K4 लिखा है ना, बस वही आपको लिख देना है। यहाँ पे K1 K2 K3 K4, समझ गए। यहाँ पे देखो K1 K2 K3 4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 4 K1 K2 K3 K4 सभी में कॉमन है ना, यहाँ पे सभी इक्वेशन में K1 K2 K3 K4 कॉमन है, तो उसको यहाँ पे एक बार लिखते हैं, वो X होता है, और B हमारा क्या है, यहाँ पे जो 0 0 0 हमने लिखा ना वही हमारा B होता है, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, आप चाहो ना तो इन दोनों को लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो, ये ध्यान रखना। बस हमको A मैट्रिक्स चाहिए होता है तो हमने A लिख लिया। A कैसे बनता है, A को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे जो K1 K2 K3 K4 का कोफिशिएंट था उसके हिसाब से मैंने बनाया है। ये एडिशनल चीजें हैं, आप एग्जाम में लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बट, ठीक है। अब देखो हमने इतना कर दिया, अब जो ये हमको मैट्रिक्स दे रखा है ना, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको हमको कन्वर्ट करना है इक्लोन फॉर्म में। तो आई होप सो आप सभी को पता होगा कि इक्लोन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट यहाँ पे इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, हर एक स्टेप नहीं बताऊंगा क्योंकि हर एक स्टेप बताने गया तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इक्लोन फॉर्म अगर आपको नहीं आता तो उसका वीडियो मैंने बनाया, उसको देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो ये हमारा मैट्रिक्स था हमने उसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमने इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमको कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स मिला। हो सकता है जब आप इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे अलग तरीके से तो वहाँ पे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होंगी अलग आ रही होंगी, अलग अलग आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैं रैंक फाइंड करूंगा वही आपका भी रैंक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जब मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लिया इक्लोन फॉर्म में, तो अब हमको इसका क्या निकालना है, रैंक निकालना है। तो रैंक इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूं रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या कंडीशन होती है, मैं उस चीज को नहीं बताऊंगा, ठीक है। रैंक यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे रैंक 4 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब चेक करना है कि A यूनिक सोल्यूशन होगा इसका या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब हमने आपको शुरू में एक कंडीशन बताया था कि कैसे आपको पता करना है। मैं यहाँ पे आपको एक बार कंडीशन दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए कंडीशन आपको बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा यूनिक सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट। तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन अगर होगा तो उस केस में रैंक और अननोन दोनों बराबर आएंगे, और अगर रैंक लेस हुआ अननोन से तो वहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे केस में क्या सिनेरियो है। आई थिंक इधर है, हाँ। तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो हमारा रैंक 4 आ गया, और हमारे जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे जो इक्वेशन दी है इसमें कितने अननोन है बताओ। तो यहाँ पे अननोन कौन है, K1 K2 K3 K4, हमारे पास 4 अननोन है। यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, यहाँ पे जितने एलिमेंट होते हैं ना उतने अननोन होते हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, K1 K2 K3 K4। यहाँ पे इसका मतलब है हमारे पास अननोन का मतलब n से हम अननोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका वैल्यू कितना है, 4 है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ A, जो रैंक A का आया है O और n मतलब हमारा नंबर ऑफ अननोन, वो दोनों बराबर हैं और वो कितने हैं, 4 हैं। देखो रैंक भी 4 आ रहा है और हमारा अननोन भी 4 है। इसका मतलब रैंक इक्वल टू n मतलब अननोन इक्वल टू 4, ये सभी बराबर हैं। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास कैसा सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन। देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पे हमको यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो अब यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है, इसका मतलब क्या है, अरे यार दिख नहीं रहा क्या। तो शायद यहाँ पे पहले दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा। रैंक ऑफ A इक्वल टू n इक्वल टू 4, क्योंकि रैंक भी हमारा 4 है, अननोन भी 4 है, तो ये आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम दिया गया है, ये जो हमारा सिस्टम दिया गया है, इसके पास कैसे सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन के केस में जब यहाँ पे आपको यूनिक सोल्यूशन मिले इस टाइप के क्वेश्चन में, होमोजीनियस में, तो आप बोल देना, तुरंत बोलना कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है अभी मैं बताता हूँ। देखो
लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि जब यूनिक सोल्यूशन आता है ना तो यहाँ पे दोस्तों K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू K4 हो जाता है और उन सभी की वैल्यू कैसी होती है? 0 होती हैं। तो आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जब यूनिक सोल्यूशन आएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आए। जैसे आपने सॉल्व किया और आपको पता चला कि दोनों रैंक और अननोन दोनों बराबर है, मतलब कैसा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन है मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन आता, यहाँ पे मान लेते हैं जो कंडीशन हमारी क्या थी इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए कि रैंक जो हमारी है वो लेस होनी चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे रैंक मान लो 3 आता और यहाँ पे अननोन 4 है, तो इस केस में हमारा रैंक कम हो जाता और हमारे अननोन ज्यादा हो जाते, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाता। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है तो आप लिखते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है, उस केस में डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे एक चीज मैं और लिख देता हूँ शुरू में, जहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट बनाया था पढ़ने के लिए। देखो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखो, आपको जैसे पता चले कि यूनिक सोल्यूशन है तो आप बोलो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसे ध्यान रखो, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको पता चले तो आप बोलना कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखना। तो आई होप तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।